Okay, question A. The points on the x-axis whose perpendicular distance from the line x upon a plus y upon b equal to 1 is a are. मतलब इस क्वेश्चन में हमें एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट फाइंड करना है जिस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए यूनिट है. ओके, सो डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन इन जनरल क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, सपोज वो पॉइंट x1 y1 है, टू द लाइन मान लेते ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. तो इस पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस का इन जनरल फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, मतलब इस पॉइंट को इस लाइन की लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एंड वाई की जगह पुट करना न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करना. ओके, ये फॉर्मूला. सो अपने क्वेश्चन में लाइन का इक्वेशन क्या है? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1. लेकिन अगर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो राइट हैंड साइड सिर्फ 0 होना चाहिए. तो इस 1 को अभी लेफ्ट हैंड साइड में भेजूंगा तो ये -1 हो जाएगा. -1 इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म. पॉइंट हमें फाइंड करना है और ये पॉइंट कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे. इसका मतलब इस पॉइंट को मैं अल्फा को मैं 0 कंसिडर कर सकता हूँ क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है. सो अल्फा कोमा 0. ओके, अभी इस पॉइंट में अल्फा का वैल्यू फाइंड करना. अगर अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा तो ये पॉइंट मिल जाएगा क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है. ओके, सो इस पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस, इस डिस्टेंस फॉर्मूला से डी इक्वल टू, डी का वैल्यू क्वेश्चन में ए गिवन है. सो ए इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा अपॉन ए प्लस 0 अपॉन बी -1 अपॉन अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट है 1 अपॉन ए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर. ओके, अच्छा ये क्या बनेगा? ए इक्वल टू अल्फा अपॉन ए -1 अपॉन रूट के अंदर बी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. ओके, ये मॉड मैंने सिर्फ न्यूमरेटर में लगाया है क्योंकि डिनोमिनेटर में वैसे भी रूट है तो इस मॉड का कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि रूट से बाहर कभी माइनस आएगा भी नहीं. तो ये ए इक्वल टू बनेगा, देखो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है ना, तो ये जब रूट से बाहर आएगा तो ए अपॉन बी बनेगा, लेकिन ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये बनेगा ए बी अल्फा अपॉन ए -1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओके, ए से यहाँ से कैंसिल हो गया एंड ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड भेज रहा हूँ और बी को भी लेफ्ट हैंड साइड भेज रहा हूँ, तो ये ऊपर जाएगा और बी नीचे आएगा. मतलब ये बनेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू मॉड अल्फा अपॉन ए -1. ओके, अब अगर मैं मॉड हटा दूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस माइनस लगेगा ना. सो ये बनेगा अल्फा अपॉन ए -1 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी. राइट, सो अगर 1 को भी राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये +1 हो जाएगा, यानी कि अल्फा अपॉन ए इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, यानी कि अल्फा इक्वल टू ए 1 प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी. ओके, और अगर यहाँ से बी कॉमन लेता हूँ तो ये बनेगा ए अपॉन बी. अच्छा, फर्स्ट टर्म में बी है नहीं तो इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉमन लिया, तो ए अपॉन बी बी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये अल्फा का वैल्यू है, ये अल्फा का वैल्यू है. इसका मतलब पॉइंट क्या होगा? ए अपॉन बी बी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा 0. सो कौन सा ऑप्शन? ए अपॉन बी एंड बी. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, ओके, क्वेश्चन है ए लाइन L has intercepts A and B on the coordinates axis. When the axes are rotated
through a given angle theta, keeping the origin fixed. This line L has the intercept P and Q. Then what is the relation between AB and PQ? देखो क्वेश्चन में एक रेगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लाइन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे ए एंड बी का इंटरसेप्ट बना रही है. ओके, ये लाइन है और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें एक्स एक्सिस पे ए इंटरसेप्ट है, वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट है. अगर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को ओरिजिन फिक्स रख के थीटा एंगल पे रोटेट कर देंगे कुछ इस तरह से थीटा एंगल पे, तो अब ये लाइन पी एंड क्यू का इंटरसेप्ट बनाती है. तो क्वेश्चन है कि ए बी एंड पी क्यू में रिलेशन क्या है. ठीक है, अच्छा एक बात क्लियर है, ओरिजिन फिक्स है, इसका मतलब ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस दोनों ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेम होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट. सो रेगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कोई लाइन ए एंड बी का इंटरसेप्ट बनाती है तो उसका इक्वेशन होता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी -1 इक्वल टू 0, राइट. और अगर पी एंड क्यू का इंटरसेप्ट बनाती है तो उसका इक्वेशन होता है एक्स अपॉन पी प्लस वाई अपॉन क्यू -1 इक्वल टू 0. अब देखो दोनों ही केस में ओरिजिन से 0 0 से इस लाइन का डिस्टेंस सेम है, तो बस इस इक्वेशन के लिए एंड इस इक्वेशन के लिए ओरिजिन से डिस्टेंस सेम करना है. तो यहाँ से ए बी एंड पी क्यू का रिलेशन आ जाएगा. ओके, सो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन क्या होता है? अगर लाइन का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है तो ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस होता है डी इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड. ओके ओके, यहाँ पर ए की जगह 1 अपॉन ए है एंड बी की जगह 1 अपॉन बी, और इस इक्वेशन में ए की जगह 1 अपॉन पी, बी की जगह 1 अपॉन क्यू. सी का वैल्यू दोनों में -1 है. ओके, तो अकॉर्डिंगली इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ -1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर. ये क्या है? ओरिजिन से इस लाइन का जो फर्स्ट इक्वेशन है उस लाइन का डिस्टेंस, और ये राइट हैंड साइड में ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस, ये दोनों सेम है, दोनों को इक्वल कर दिया. मॉड हटाने के लिए दोनों का स्क्वायर कर रहा हूँ, रूट हटाने के लिए मॉड हटाने के लिए स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ये -1 हो जाएगा. अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर उधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो ये फाइनली बनेगा अंडर रूट नहीं, स्क्वायर किया तो 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर. ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है, क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन 3x - 4y इक्वल टू 12 इज. यानी कि सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना है जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है और इस लाइन को टच करता है. ओके, सो लाइन क्या है? 3x - 4y इक्वल टू 12. अगर इस लाइन को कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से ड्रॉ होगी. कैसे ड्रॉ करते हैं? x की जगह एक बार 0 पुट करना है तो y कोऑर्डिनेट आएगा, मुझे यहाँ पे y कोऑर्डिनेट -3 मिला, एंड y को एक बार 0 करना है तो फिर x कोऑर्डिनेट मिलेगा, यहाँ पे 4 मिला. तो अकॉर्डिंगली इस तरह से ये लाइन ड्रॉ होगी. ओके, अभी उस सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को भी टच करता है और लाइन को भी टच करता है. तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे 3 सर्कल्स बनेंगे. बट इस तरह के क्वेश्चन में ना मेंशन किया रहता है कि कौन से सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला सर्किल, थर्ड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट वाला सर्किल. पर यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो हम कोई भी एक रैंडम सर्किल लेके उसको सोल्व करेंगे. अगर वो ऑप्शन के साथ मैच होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाकी को भी सोल्व करना पड़ेगा. ओके, सो मैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला सर्किल ले रहा हूँ. सपोज ये सर्किल का सेंटर है. अगर ये सर्किल का सेंटर है तो ये लेंथ रेडियस होगी, है ना, उसको मैं h मान लेता हूँ, h यूनिट. ये भी रेडियस है, अगर ये h है तो ये भी h है, तो आप बता सकते हो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? h, h, क्योंकि x एक्सिस पे h यूनिट, y एक्सिस पे h यूनिट. अच्छा, इस सेंटर की जो लाइन से डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो भी h होगी. क्यों? क्योंकि ये सर्किल इस लाइन को टच कर रहा है, तो सेंटर से लाइन की डिस्टेंस कितनी होगी? रेडियस के इक्वल, जो कि h है.
ओके तो अभी यहाँ पे क्या लॉजिक अप्लाई करने वाले हैं हम लोग, एच का वैल्यू फाइंड करने के लिए। सर्किल का वैल्यू कब फाइंड होगा, जब हमारे पास एच का वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एच का वैल्यू आ गया तो मतलब रेडियस भी आ गया और सेंटर भी आ गया। तो एच फाइंड करने के लिए यहाँ पे ये लॉजिक अप्लाई होगा कि सेंटर से लाइन की डिस्टेंस एच इक्वल करना। ओके इस पॉइंट की, सेंटर क्या पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस एच इक्वल करना। मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन इन जनरल क्या होता है, पॉइंट, सपोज पॉइंट x1 y1 है टू द लाइन मान लेते ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस का जनरल फॉर्मूला होता है d इक्वल टू ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग d कितना है h एंड x1 y1 कितना है h कोमा h, एंड लाइन का इक्वेशन क्या है 3x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ओके सो a b एंड c का वैल्यू है 3 माइनस 4 माइनस 12 एंड x1 y1 का वैल्यू है h कोमा h। ये सारी वैल्यू अगर इसमें पुट करूंगा तो ये बनेगा 3h माइनस 4h माइनस 12 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके ओके सो h इक्वल टू मॉड ऑफ 3h माइनस 4h होगा माइनस h माइनस 12। ये मॉड सिर्फ न्यूमरेटर में आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है, तो रूट पे वैसे भी माइनस बाहर नहीं आता है, तो डिनोमिनेटर के ये रूट लगाने का कोई सेंस नहीं। ये अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 25 का रूट लेंगे तो 5 बनेगा। ओके आपको पता है 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, और ऊपर रूट है इसलिए सिर्फ 5 बचेगा। ओके सो इधर ये क्या बनेगा 5h इक्वल टू मॉड ऑफ h प्लस 12 माइनस मॉड से कैंसिल हो जाएगा, मतलब मॉड के अंदर प्लस से मल्टीप्लाई करो या माइनस से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये माइनस h माइनस 12 हो जाएगा h प्लस 12। ओके अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा h प्लस 12 इक्वल टू प्लस माइनस h। अगर मॉड हटाएंगे तो दूसरी साइड प्लस माइनस लग जाता है, तो ये बनेगा 5h नॉट h, प्लस माइनस 5h। अच्छा अगर एक बार प्लस लूंगा तो h का वैल्यू कितना आएगा, प्लस लेने पे h का वैल्यू आएगा, ये बनेगा h प्लस 12 इक्वल टू 5h, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस की जगह प्लस लिया, तो h 4h इक्वल टू 12 मतलब h इक्वल टू 3, राइट। एंड अगर माइनस लेंगे तो ये बनेगा h प्लस 12 इक्वल टू माइनस 5h, राइट। यहाँ पे माइनस लिया तो माइनस 5h हो गया। सो माइनस 5h लेने पे ये आएगा 6h इक्वल टू माइनस 12 मीन्स h इक्वल टू माइनस 2। तो h का 2 वैल्यू है, लेकिन h इक्वल टू माइनस 2 हम कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब इसको नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे h किसको डिनोट कर रहा है, h डिनोट कर रहा है रेडियस को, राइट। और हमें पता है ये सर्किल हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट का लिया है, तो h माइनस 2 हो नहीं सकता, मतलब माइनस टू ये कोऑर्डिनेट नहीं हो सकते। ओके तो ये नहीं रहेगा, तो कौन सा रहेगा h इक्वल टू 3। ओके h इक्वल टू माइनस 2 क्यों आ रहा, मतलब h इक्वल टू माइनस 2 का मतलब क्या है, ये इस क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, ये सर्किल के कोऑर्डिनेट, सर्किल के सेंटर के कोऑर्डिनेट, ये माइनस टू है, ठीक है। तो अभी ये नहीं ले रहे हम लोग क्योंकि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला सर्किल लिया, ठीक है। तो अब बताओ सेंटर क्या होगा इस सर्किल का, h कोमा h मतलब 3,3 एंड रेडियस कितना है, रेडियस है 3। सो इक्वेशन क्या होगा, सर्किल का इन जनरल इक्वेशन होता है x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो उस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। h एंड x1 एंड y1 यहाँ पे 3 है, x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ओके इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 9 यानी कि प्लस 9 इक्वल टू 0। ओके इसको सोल्व करेंगे तो यही बनेगा। या कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या इसमें, यस ऑप्शन सी मिल रहा है। ओके अगर ऑप्शन सी करेक्ट है तो बाकी को सोल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही आंसर हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में स्पेशली फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले सर्किल की बात हो रही थी।
ओके ओके, क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर गिवन बाई x इक्वल टू प्लस माइनस ए एंड y इक्वल टू प्लस माइनस बी, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। ओके, इस क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल की साइड्स x इक्वल टू प्लस माइनस ए एंड y इक्वल टू प्लस माइनस बी से गिवन है। तो अभी इसके वर्टेक्स से पास होने वाले सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना। देखो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x y x डैश एंड y डैश। ओरिजिन से अगर ये लेंथ a है तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू ए, और ओरिजिन से अगर ये नेगेटिव x एक्सिस में a है तो इस लाइन का इक्वेशन होगा x इक्वल टू माइनस ए, राइट। अगर ओरिजिन से ये लेंथ y है पॉजिटिव y एक्सिस में तो इस लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू बी, एंड अगर नेगेटिव y एक्सिस में अगर ये b है तो इस लाइन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू माइनस बी, राइट। यानी कि ये रेक्टेंगल जो बन रहा है उसकी साइड्स x इक्वल टू माइनस ए, x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू माइनस बी, y इक्वल टू बी से गिवन है, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। ओके, तो इस रेक्टेंगल की साइड्स क्या होगी, देखो ये a, तो ये साइड 2a के इक्वल होगी, मतलब ये साइड 2a होगी, एंड ये b, इसका मतलब ये साइड कितनी होगी, 2b होगी, राइट। यानी कि अभी तक हमने ये जो रेक्टेंगल बन रहा उनकी साइड पता कर ली है 2a एंड 2b। ओके, ओके, ये साइड कितनी है 2a एंड ये कितनी है 2b। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है उस सर्किल का इक्वेशन जो इस रेक्टेंगल के वर्टिसेस से पास हो रहा है। सपोज ये सर्किल कुछ इस टाइप का है, ओके, इस सर्किल का इक्वेशन फाइंड करना। तो सर्किल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, सर्किल का सेंटर एंड रेडियस। देखो सेंटर तो इसका 0,0 होगा। अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करूं, यानी कि इस रेक्टेंगल के डायगोनल को अगर ज्वाइन करूं, मतलब अपोजिट वर्टेक्स को अगर ज्वाइन करूं, जो कि ये डायगोनल है, वो ओरिजिन से पास होगा। ओके, यहाँ सिमेट्री की वजह से, क्योंकि यहाँ इधर भी ए डिस्टेंस है, इधर भी ए डिस्टेंस है, ऊपर भी है, नीचे भी है, तो सिमेट्री की वजह से ये डायगोनल यहाँ से ओरिजिन से पास होगा। इसका मतलब ये रेक्टेंगल का डायगोनल इस सर्किल के लिए डायमीटर है, राइट। तो इस डायगोनल का जो हाफ लेंथ होगा वो इस सर्किल का रेडियस होगा। मतलब अगर हमें रेडियस पता हो और सर्किल का सेंटर पता हो तो सर्किल का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये डायमीटर कैसे फाइंड करेंगे रेक्टेंगल का, ये 2a है, ये 2b है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। अगर मैं इसको a, b एंड c नाम दूं तो ac स्क्वायर क्या होगा, ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, राइट। सो ac स्क्वायर, ab कितना है 2a, ये 2a स्क्वायर होगा, एंड bc कितना है 2b, तो इधर 2b स्क्वायर मीन्स 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4 कॉमन आ सकता है, तो 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, ac स्क्वायर के। तो ac कितना होगा 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, प्लस वाला पार्ट लेंगे, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि ac यहाँ पे लेंथ है। तो ac का वैल्यू आया है 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि इस सर्किल का डायमीटर है। तो सर्किल का रेडियस क्या होगा, रेडियस ऑफ गिवन सर्कल इज इक्वल टू AC अपॉन 2। AC कितना है 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, मीन्स सर्किल का रेडियस मिला है हमें √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, सर्किल का रेडियस आ गया। सपोज ये r से डिनोट करते हैं इसको, एंड सेंटर क्या है सर्किल का 0,0। अच्छा, हमें पता है इन जनरल अगर किसी सर्किल का सेंटर 0,0 है एंड रेडियस r है तो उसका इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो इसका इक्वेशन होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर की जगह √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और उसका क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब सर्किल का इक्वेशन क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ओके, if 5 dice are thrown simultaneously,
देन द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 3 ऑफ देम सो द सेम नंबर्ड फेस इज। इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि अगर 5 डाइस को एक साथ थ्रो करें तो 5 में से एटलीस्ट 3 पे सेम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, एटलीस्ट 3 का मतलब क्या है, 3 फेस पे सेम नंबर, 4 फेसेस पे सेम नंबर एंड 5 फेसेस पे सेम नंबर। टोटल 5 डाइस है तो ये 3 4 5 तक चलेगा। ओके ओके, 3 फेस पे सेम नंबर मतलब कुछ इस तरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं। फेवरेबल आउटकम कैसा रहेगा, 1 1 1 इन बाकी पे सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं करेगा। मतलब ये एक टाइप का और क्वेश्चन बन सकता है कि वी हैव टू फाइंड दैट प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 3 ऑफ देम सो द सेम नंबर एंड रिमेनिंग डिफरेंट नंबर। पर रिमेनिंग का कुछ बोला नहीं है, तो रिमेनिंग सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ओके, या 4 सेम करना है तो 4 1 1 1 1 2। ओके, जरूरी नहीं कि ये सीक्वेंस में मतलब कॉन्जिगेटिव हो, ऐसा भी हो सकता है 1 2 1 1 1 इस टाइप से। ओके, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है एटलीस्ट 3 पे सेम, एटलीस्ट 3 पे सेम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ओके, सो टोटल 5 डाइस है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू होंगे, देखो एक डाइस थ्रो करते तो 6 आउटकम्स होते हैं, 2 डाइस थ्रो करते तो 6 इंटू 6 होता है, राइट। 1 1 1 2 1 3 अप टू 6 6 इंटू 6। अगर 5 डाइस थ्रो करूंगा तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, मतलब 6 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 6 पावर 5। ओके, दिस इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन वी थ्रो 5 डाइस साइमल्टेनियसली। ओके, एंड एक डाइस पे नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6, राइट। सो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट वन फेस फ्रॉम 6 क्या होगा, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट वन फेस फ्रॉम 6 फेसेस क्या होता है, 6C1। 6 में से 1 को कैसे सेलेक्ट करते हैं, 6C1 से। ओके, अच्छा अभी देखो फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, पहले उनकी बात करते हैं, फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ओके, ओके, व्हेन 3 फेसेज आर सेम, एटलीस्ट 3 मतलब 3 4 या 5, तो पहले 3 की बात करते हैं। ओके, 3 फेसेज सेम, 3 सेम फेसेज, अच्छा देखो 3 सेम फेसेज का कैसा एग्जांपल रहेगा, सपोज ये 5 डाइस ऐसे थ्रो किया तो यहाँ पे 1 1 1 और यहाँ पे सपोज 2 2 आ रहा। ओके, एक ये कैसे, और दूसरा ये हो सकता है 1 1 1 2 3। ओके, दोनों का कैलकुलेशन अलग अलग होगा, क्योंकि रिमेनिंग फेज पे सेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, तो हम ये मान के चले कि सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मेंशन नहीं किया मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अगर सेम होगा तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी। ओके, सो 3 को सेम करना है तो 6 में से किसी एक को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कोई भी सेम हो सकता है, तो 6 में से किसी एक को सिलेक्ट करने का तरीका क्या रहेगा, 6C1, और वो इन 3 प्लेस पे आ जाएगा, किसी एक को सिलेक्ट कर लिया, राइट। तो अभी बचे कितने, 5, राइट। 5 में से अगेन कोई एक सिलेक्ट होगा, क्योंकि रिमेनिंग को भी सेम करना है, तो 5 में से कोई एक सेम हो। अच्छा, ये आपस में अरेंज भी तो हो सकते हैं ना, मतलब जरूरी नहीं है कि 1 1 1 2 2, मतलब कॉन्जिक्यूटिव सेम नंबर होने की बात नहीं हुई थी, सिर्फ इतना है कि सेम नंबर होने चाहिए अपर फेस पे, एटलीस्ट 3 फेस सेम होने चाहिए। तो ये वापस से रीअरेंज हो सकते हैं, मतलब 5 फैक्टोरियल होगा, इनको वापस से अरेंज करने में, अरेंज किस वे से कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल से। अच्छा, यहाँ पे 1 1 1 3 टाइम्स सेम है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड, एंड 2 2 सेम है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। ओके, अच्छा अगर इस तरह की सिचुएशन है जब 3 नंबर्स आर सेम एंड रिमेनिंग आर डिफरेंट, 3 फेसेज आर सेम एंड रिमेनिंग आर डिफरेंट, तो अगेन 3 को सेम करना है तो वो 6C1 से होगा। ओके, मतलब एक नंबर को 6 में से किसी एक नंबर को यहाँ पे ले लिया, जरूरी नहीं 1 1 1 है, 2 2 2 भी हो सकता है, 3 3 3 भी हो, 6 में से कोई भी एक हो सकता है। बचे कितने, 5। अभी 5 में से यहाँ पे 2 को डालना है, 1 को नहीं, 5 में से 2 को डालना है, क्योंकि डिफरेंट करना है दोनों को। तो 5 में से 2 कैसे लूंगा 5C2 से। ओके, अच्छा इसमें भी ये जरूरी नहीं कि ये कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, ये आपस में सफल हो सकते हैं, मतलब अरेंज हो सकते हैं। तो अरेंज कैसे करेंगे, 5 फैक्टोरियल से,
और 1 1 1 सेम है 3 टाइम्स, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। यानी कि 3 सेम वेज के लिए, अगर 3 सेम वेज एंड रिमेनिंग 2 आर सेम, 3 सेम वेज एंड रिमेनिंग आर डिफरेंट, तो ये टोटल नंबर ऑफ 3 वेज के कितने, 3 फेसेज के कितने बन गए? 6c1 इंटू 5c1 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस दिस 6c1 प्लस 5c2 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ओके, इनको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बनेगा 10 प्लस 6 इंटू 10, 5c2 होगा 10 इंटू 20। ओके, सो ठीक है, इसको अभी इतना ही सोल्व करते हैं। 4 की बात करते हैं। 4 सेम फेसेज होंगे तब क्या सिचुएशन होगी? 4 सेम फेसेज कैसे कैसे? सपोज ये 5 डाइस थ्रो किया तो इसमें से 4 सेम है। सपोज यहाँ पे 1 1 1 1 और यहाँ पे कोई दूसरा नंबर डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट डालना पड़ेगा तभी 4 सेम होगा। अगर यहाँ पे भी 1 हो गया तो फिर 5 सेम हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे मैं 6 में से किसी एक को सेलेक्ट कर रहा हूँ सेम करने के लिए, राइट? और फिर बचे कितने? 5 में से कोई एक यहाँ पे सेलेक्ट होगा, तो ये 5 में से एक यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अच्छा, ये आपस में सफल भी तो हो सकते हैं ना, मतलब जरूरी नहीं कि 1 1 1 कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। तो ये होगा 5 फैक्टोरियल और डिवाइड किससे करेंगे? 4 फैक्टोरियल से। क्यों 4 फैक्टोरियल से? इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि 1 1 1 1 सेम नंबर है, इसलिए डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बनेगा 6 इंटू 5 इंटू 5। ओके, इसको भी ऐसे ही रखते हैं। अच्छा, अगर 5 सेम फेसेज होंगे तब क्या होगा? अगर 5 सेम फेसेज होंगे तो सपोज ये 5 डाइस थ्रो किया तो सेम हो रहे, मतलब सब जगह 1 1 1 1 आ रहा। तो 6 में से किसी एक को सेलेक्ट करूंगा सेम करने के लिए, एंड रिमेनिंग कुछ बचा नहीं, मतलब प्लेस बचा ही नहीं है, तो रिमेनिंग के लिए कुछ आएगा नहीं। और इनको सफल करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सफल करेंगे तो वो सेम ही आएगा, मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। यानी कि इससे अगर सारे ही सेम फेसेज है तो टोटल 6 वेज है। और लॉजिकली हम बोल भी सकते हैं क्योंकि 1 1 1 1 1 फिर 2 2 2 2 2, वैसे ही 3 4 5 एंड 6 के लिए। सो अभी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल अपॉन टोटल। ओके, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल क्या है? 3 सेम फेसेज के लिए फेवरेबल है 6 इंटू 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 10 इंटू 20, राइट? ये 3 के लिए। 4 के लिए अभी क्या है? 6 इंटू 5 इंटू 5, इसको 6 इंटू 25 लिख सकता हूँ प्लस 6। ओके, इसको भी 50 और 200 लिख सकते थे। एंड टोटल कितना? 6⁵5, राइट? ये यहाँ से 6⁵5। ओके, सो ये बनेगा 6 इंटू 50 प्लस 6 इंटू 200 प्लस 6 इंटू 25 प्लस 6 अपॉन 6⁵5। ओके, 6 6 6 एंड 6, हर एक टर्म में न्यूमरेटर में 6 6 है, तो वो कॉमन आके यहाँ से डिनोमिनेटर से एक 6 कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में 6 पावर 4 बचेगा। और यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा? सॉरी, ये 20 नहीं 200 है। 200 प्लस 50 250, 250 प्लस 25 275, 75 प्लस 1 276। ओके, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो यही बनेगा, डोंट वरी, 276 अपॉन 6⁴। ओके, सो ये ऑप्शन में है नहीं, राइट? इस टाइप के क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर है। जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया रहता है कि अगर 3 सेम फेसेज है तो रिमेनिंग सेम हो सकता है या नहीं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि रिमेनिंग सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन के लिए तो 276 अपॉन 64 है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में हमें क्या चेंज करना चाहिए ताकि ऑप्शन मैच होगा, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। ओके ओके, तो देखो क्वेश्चन में अगर मैं ऐसे चेंज कर देता हूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 3 ऑफ देम सो द सेम नंबर फेस्ड एंड रिमेनिंग सो डिफरेंट फेसेस। ओके, आपको समझ आया? मतलब एटलीस्ट 3 सेम होना चाहिए, बाकी रिमेनिंग डिफरेंट होने चाहिए।
तो इसका मतलब ये 4 एंड 5 के केस में तो कुछ चेंज नहीं होगा क्योंकि रिमेनिंग एक ही है, तो उसमें डिफरेंट और सेम का कोई सेंस नहीं बनेगा। 4 एंड 5 किस में चेंज होगा? 3 सेम फेसेज वाले में। देखो यहाँ पे 3 सेम है तो बाकी दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। 2 केस लिए थे हमने, लेकिन क्वेश्चन में अगर स्पेशली मेंशन किया रहेगा कि बाकी डिफरेंट होने चाहिए, इसका मतलब हमें ये केस रिमूव करना पड़ेगा, राइट। सिर्फ कौन सा केस चलेगा? ये ऊपर वाला, जहाँ पे 3 नंबर सेम है और बाकी दोनों डिफरेंट है। तो अगर ये केस रिमूव होगा, इसका मतलब ये रिमूव होगा, ओके इसका मतलब ये रिमूव हो जाएगा, यानी कि ये रिमूव हो जाएगा। मतलब न्यूमरेटर में 50 माइनस हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर में 50 माइनस करूंगा तो ये बनेगा 276 माइनस 50 होगा 226, ओके 226 अपॉन 6/4। सो 226 अपॉन 6/4 कौन सा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर क्वेश्चन में इस तरह का चेंजेज है तो, कि रिमेनिंग डिफरेंट होनी चाहिए। अब भी जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अगर इसको सोल्व करेंगे तो 276 अपॉन 64 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फॉर द फंक्शन fx इक्वल टू 3x4 माइनस 4x क्यूब ऑन -1, 2 r, यानी कि इस इंटरवल में इस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या है वो फाइंड करना है। ओके, फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कब होती है? या तो उनके एक्सट्रीम पॉइंट्स पे होगी, जो एंड पॉइंट्स है उन पे, या फिर अगर बीच में कोई मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी तो उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा, यानी कि f' 0 होगा। तो क्वेश्चन में fx गिवन है 3x4 माइनस 4x क्यूब, यहां से f' क्या आएगा? 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर। अगर इसको 0 करेंगे f' को, मतलब मैं वो पॉइंट फाइंड कर रहा हूं जहां पे या तो मिनिमम होगी या मैक्सिमम, तो f' को 0 करना पड़ेगा, यानी कि 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर को 0 करना पड़ेगा। सो यहाँ से 12x स्क्वायर कॉमन आया तो ये बचेगा x-1। अच्छा, अगर 12x स्क्वायर x-1 0 है, इट मीन्स x इक्वल टू या तो 0 है या फिर x इक्वल टू 1 है। मीन्स x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 वो पॉइंट है जहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है, यानी कि उस पॉइंट पे या तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है या फिर मिनिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, एंड x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2 पे भी चेक करेंगे। ओके, सो ये जो कॉर्नर पॉइंट है वहाँ पे भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो सकती है। तो ये तो x का वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है -1 एंड 2, और हमने ये भी पता कर लिया कि -1 एंड 2 के बीच में कौन से नंबर है जहाँ पे फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हो सकती है, वो है x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, राइट। सो फंक्शन है 3x4 माइनस 4x क्यूब। तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0, यानी कि 0। x इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? f1 होगी 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1, यानी कि -1। अच्छा, x इक्वल टू -1 पे क्या होगी? ये कॉर्नर पॉइंट्स पे भी हमें चेक करना होगा। f-1 इक्वल टू होगा 3 -1/4 माइनस 4 -1/3। ओके, सो ये -1/4 बनेगा 1 और 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3। अच्छा, -1/3 बनेगा -1, बाहर ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू -1 पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है 7। x इक्वल टू 2 पे कितनी आएगी? -1 पे चेक हो गया। x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? x की जगह 2 पुट कर रहा हूं बस, 2/4 माइनस 4 2/3, यानी कि 3 इंटू 16 माइनस 4 इंटू 8, 48 माइनस 32, यानी कि 16। तो आप देख सकते हो कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम एंड कौन सा पॉइंट पे मिनिमम है। x इक्वल टू -1 पे मिनिमम है एंड x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम है, लेकिन पॉइंट्स नहीं पूछा हमें वैल्यू पूछी है, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम होगी 16 एंड मिनिमम होगी -1, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके ओके, क्वेश्चन है मॉड ऑफ z1 इक्वल टू 1, मॉड ऑफ z2 इक्वल टू 2, मॉड ऑफ z3 इक्वल टू 3 एंड मॉड ऑफ 9z1 z2
प्लस 4z1 z3 प्लस z2 z3 इक्वल टू 12. ओके, देन दे फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z1 z2 z3. ठीक है, एक्चुअल में क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है. हमें मॉड ऑफ z1 z2 z3 का वैल्यू नहीं पूछा है, हमें पूछा मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 क्या होगा. ओके, इसका वैल्यू, क्योंकि अगर मॉड ऑफ z1 z2 z3 का वैल्यू पूछते तो ये तो डायरेक्ट आ जाता मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 मॉड ऑफ z3, बिकॉज मॉड ऑफ z1 z2 होता है मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2, राइट. सो इसका वैल्यू तो डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है 1 इंटू 2 इंटू 3 विच इज 6, पर ऐसा नहीं. हमें क्या पूछा, मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3. ओके, ओके, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये आपने एक रिलेशन देखा होगा, z डॉट z बार इक्वल टू मॉड z स्क्वायर, राइट. सो यहाँ पे मॉड z1 का वैल्यू गिवन है 1, मॉड z2 इक्वल टू 2 एंड मॉड z3 इक्वल टू 3. सो अगर इधर दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा मॉड ऑफ z1 स्क्वायर इक्वल टू 1, मॉड ऑफ z2 स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड मॉड ऑफ z3 स्क्वायर इक्वल टू 9, राइट. अभी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मॉड ऑफ z स्क्वायर इक्वल टू होता है z डॉट z बार, तो मॉड ऑफ z1 स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ z1 डॉट z1 बार, z1 डॉट z1 बार इक्वल टू कितना 1. वैसे z2 मॉड ऑफ z2 स्क्वायर की जगह z2 बार, सेम z3 बार. दिस इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज इक्वल टू 9. ओके, अभी देखो और क्या इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में, 9 z1 z2 प्लस 4 z1 z3 प्लस z2 z3 इक्वल टू 12, राइट. अच्छा, 9 की जगह यहाँ पे z3 बार लिख सकते हैं, z3 बार z1 z2 प्लस 4 की जगह z2 बार z2 बार एंड z1 z3 एज इट इज, प्लस यहाँ पे ये 1 है, 1 डॉट z2 z3, तो 1 की जगह z1 बार z2 z3 एज इट इज, इनका मॉड इक्वल टू 12. ओके, ओके, लेफ्ट हैंड साइड में ये तीनों टर्म में z1 z2 z3 है, तो z1 z2 z3 को कॉमन ले सकते हैं, ये बनेगा z1 z2 z3 और अंदर z1 z2 z3 गया तो z3 बार प्लस z2 बार प्लस z1 बार इक्वल टू 12, राइट. ओके, इनको ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ z1 z2 z3 एंड मॉड ऑफ z1 बार प्लस z2 बार प्लस z3 बार इक्वल टू 12, राइट. ओके, मॉड ऑफ z1 z2 z3 को लिख सकते हैं मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 मॉड ऑफ z3, और ये बन जाएगा मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 बार इक्वल टू 12. ओके, ये प्रॉपर्टी होती है ना इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में, मॉड ऑफ z1 z2 कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2, एंड सेकेंड में यहाँ पे मैंने क्या किया, z1 बार प्लस z2 बार इक्वल टू होता है z1 प्लस z2 बार. ओके, तो आगे फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 मॉड ऑफ z3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि इधर बनेगा 6 मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 बार इक्वल टू 12. ओके, देखो ये जो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 बार लिखा ना, इसकी जगह मैं मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस z3 सिंपली इतना लिख सकता हूँ कि 12/6 यानी कि 2, क्योंकि z का मॉड
एन जेड बार का मॉड दोनों इक्वल होते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की। सो आंसर 2 इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स दैट आर इक्वली इंक्लाइडेड टू द 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, यानी कि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट एक्सिस में कितनी स्ट्रेट लाइन एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइडेड होगी। ओके, तो आपने ये 3D चैप्टर में सीखा होगा, अगर कोई लाइन 3D में अगर कोई लाइन एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइडेड है तो उसकी डायरेक्शन कोसाइन की एब्सोल्यूट वैल्यू सेम होती है, यानी कि मॉड ऑफ एल इक्वल टू मॉड ऑफ एम इक्वल टू मॉड ऑफ एन। ओके, एल एम एंड एन में एक रिलेशन होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, और इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है तो स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा, एल स्क्वायर, एम की जगह एल स्क्वायर पुट, एम स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर पुट कर सकते, एन स्क्वायर की जगह भी एल स्क्वायर पुट कर सकते, इक्वल टू 1, यानी कि ये क्या बनेगा यहाँ से 3l स्क्वायर इक्वल टू 1 मीन्स l स्क्वायर इक्वल टू 1/3, यानी कि l इक्वल टू प्लस माइनस 1/3। ओके, l इक्वल टू प्लस माइनस 1/3, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे लाइन के, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं एल एम एंड एन। ओके, सो एल एम एंड एन क्या होंगे, देखो एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है, यानी कि ये मॉड में सेम है, अगर मॉड हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा, राइट। सो एल इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 है, तो एम भी प्लस माइनस 1/√3 होगा एंड एन भी प्लस माइनस 1/√3 होगा। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने होंगे यहाँ पे, अगर डिफरेंट स्ट्रेट लाइन की बात करें, ये तो एक इन जनरल जो स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइनेड होती है उसके डायरेक्शन कोसाइन से, अगर अलग अलग स्ट्रेट लाइन की बात करूँ तो ये कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे, देखो यहाँ पे सिर्फ साइन का कॉम्बिनेशन बनेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है, तो यहाँ पे प्लस 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 का मतलब प्लस 1/√3 प्लस 1/√3 प्लस 1/√3, मतलब वो लाइन जिसके डायरेक्शन कोसाइन 1/√3 1/√3 1/√3 है। यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन लिया हमने, प्लस 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 का। फिर सेकंड क्या हो सकता है, प्लस प्लस माइनस, मतलब 1/√3 1/√3 माइनस 1/√3, देन प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस प्लस, देन प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस एंड माइनस माइनस माइनस। सो देर आर टोटल 8 लाइन्स जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि 8 स्ट्रेट लाइन्स ऐसी होंगी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइडेड होगी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, इस क्वेश्चन में हमें इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है, log ऑफ cosec x फ्रॉम 0 to π/2। ओके, 0 to π/2 log ऑफ cosec x। ओके, cosec x को लिख सकते हैं 1/sin x, तो ये बनेगा 0 to π/2 log ऑफ 1/sin x dx। ये sin x ऊपर आएगा तो sin x पावर -1 होगा, और log के अंदर sin x पावर -1 है इसलिए -1 बाहर आ जाएगा, यानी कि ये बनेगा माइनस 0 to π/2 log ऑफ sin x, राइट। ओके, तो इसका log ऑफ cosec x का वैल्यू 0 to π/2 तक फाइंड करने का मतलब माइनस 0 to π/2 log ऑफ sin x का वैल्यू फाइंड करना, इसका वैल्यू फाइंड करना मतलब इसका वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ पे मैं i कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे 0 to π/2 log ऑफ sin x dx को माइनस नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे जब i का वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो उसके आगे माइनस लगा देंगे। ओके, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू उसको i कंसिडर किया। ओके, सो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to π/2 log ऑफ साइन x की जगह में यहाँ पे π/2 माइनस x लिख रहा हूँ, किंग्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। किंग्स प्रॉपर्टी क्या है, a to b fx dx। अगर किसी फंक्शन का a to b तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन a to b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। यहाँ पे मेरे यहाँ पे a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू π/2, तो 0 प्लस π/2 माइनस x, यानी कि π/2 माइनस x।
साइन पाई बाई टू माइनस एक्स होता है कॉस एक्स। सो आई क्या बन जाएगा, 0 to पाई बाई टू लॉग ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, राइट। सपोज ये 1 है एंड दिस इज 2। सो अगर 1 + 2 करूंगा तो यहां पे ये बनेगा आई, लेफ्ट हैंड साइड आई प्लस आई 2i, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई टू लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। दोनों का लिमिट सेम है, 0 to पाई बाई टू, 0 to पाई बाई टू। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के ऐसे लिख सकते हो, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, राइट। ए प्लस बी को ऐड किया और कुछ नहीं। सो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2i इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई टू लॉग ए प्लस लॉग बी होता है लॉग ए इंटू बी, यानी कि लॉग ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। कहाँ से हुआ ये, लॉग प्रॉपर्टी से, लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए बी। ओके, यहाँ पे ए की जगह साइन एक्स है, बी की जगह कॉस एक्स है, तो ये हो गया लॉग ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। सो 2i इक्वल टू 0 to पाई बाई टू लॉग ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स को लिख सकता हूँ साइन 2x अपॉन 2। ओके, साइन 2x के फॉर्मूले से, बिकॉज साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है या 2 कॉस एक्स साइन एक्स। तो साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, साइन 2x अपॉन 2। ये 2 लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो डिनोमिनेटर में, राइट। सो 2i इक्वल टू ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई टू। ओके, ये लॉग ए अपॉन बी है, तो लॉग ए अपॉन बी होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, यानी कि लॉग ऑफ साइन 2x डी एक्स माइनस 0 to पाई बाई टू लॉग 2 डी एक्स। ओके, लॉग ए अपॉन बी था तो ये हो गया लॉग ए माइनस लॉग बी, और ये जो लिमिट है 0 to पाई बाई टू वो एज इट इज। ओके, अभी इसको आगे सोल्व करने के लिए अलग अलग सोल्व करेंगे, मतलब इसको अलग करेंगे और इसको अलग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करना, 0 to पाई बाई टू लॉग ऑफ साइन 2x लॉग ऑफ साइन 2x डी एक्स। इसमें मैं 2x की जगह t पुट कर रहा हूँ, 2x की जगह t पुट करूंगा तो ये बनेगा 2 dx इक्वल टू डी टी, 2 dx इक्वल टू डी टी मीन्स dx इक्वल टू डी टी अपॉन 2, राइट। देखो 2x को t कंसिडर किया, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 कांस्टेंट बार 2 dx इक्वल टू डी टी, राइट। सो dx इक्वल टू क्या होगा, 2 राइट हैंड साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में dx की जगह हो गया 1/2 डी टी, यानी कि ये dx की जगह 1/2 तो कांस्टेंट बार आ जाएगा एंड dx की जगह ये dt। ओके, और अंदर क्या बचा, लॉग ऑफ साइन 2x, तो 2x की जगह तो हम t पुट करने वाले, तो ये हो गया लॉग ऑफ साइन t। कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई टू तक, राइट। ओके, पाई बाई टू तक नहीं, यहाँ पे लिमिट चेंज होगी क्योंकि अभी 2x को t से सब्सटीट्यूट किया तो ये लिमिट 0 to पाई बाई टू x के रेस्पेक्ट में थी, अभी हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लिमिट भी t के रेस्पेक्ट में आएगी। तो ये लिमिट क्या बनेगी, ओके देखो जब x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू जब 0 है तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो x इक्वल टू टी में x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो t भी 0 हो जाएगा। लेकिन जब x इक्वल टू पाई बाई टू पुट करेंगे तो ये होगा 2 इंटू पाई बाई टू, यानी कि यहाँ पे अपर लिमिट होगी 2 इंटू पाई बाई टू। ओके, ये सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है इसलिए कंजेस्टेड हो रहा है, बट आपको समझ रहा होगा आई थिंक। 1/2 एज इट इज। देखो अभी यहाँ पे ये क्या है, 0 to 2 इंटू पाई बाई टू लॉग साइन टी डी टी, ठीक है। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी है, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 0 to a एफ एक्स डी एक्स होता है
if f of 2a minus x equal to x equal to fx. ओके, क्या है क्या लिखा हुआ है, कौन सी प्रॉपर्टी है, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होगा 2 इंटू 0 to a एफ एक्स डी एक्स, अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होता है. देखो यहाँ पे 2a क्या है, 2 इंटू पाई बाई टू, यानी कि 2 से 2 कैंसिल होगा तो पाई बचेगा, यानी कि यहाँ पे 2a का वैल्यू पाई है. अगर मैं x की जगह, अगर ये x के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो x की जगह, अगर t के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो t की जगह, अगर t की जगह पाई माइनस टी करूंगा तो ये बनेगा साइन पाई माइनस टी, एंड साइन पाई माइनस टी क्या होता है, साइन टी, यानी कि f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स बन रहा है, इसलिए ये 2 नीचे आ सकता है. राइट, सो फाइनली ये बनेगा 1/2 इंटू 2 लिमिट 0 to पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन टी डी टी. ओके, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 0 to पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन टी डी टी क्या बन रहा है, ये देखो t के रेस्पेक्ट में इसलिए t, अभी t की जगह अगर मैं x पुट करूंगा तो यहाँ dx हो जाएगा, अगर t की जगह y पुट करेंगे तो ये dy हो जाएगा. तो किसके रेस्पेक्ट में अकॉर्डिंगली ये चेंज हो रहा है, 0 to पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन टी डी टी एंड 0 to पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स, उसको क्या कंसिडर किया था हमने, i. इसका मतलब जिसको हम लेके चले थे यहाँ से वो एक्चुअल में i है. ठीक है, 0 to पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन 2x dx है i, यानी कि ये फाइनली अपने पास क्या बनेगा, 2i इक्वल टू i माइनस, अच्छा इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो log 2 तो बाहर आ गया और अंदर बचा 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, 1 का इंटीग्रेशन हुआ x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 2 तक. सो ये 2i इक्वल टू आई माइनस लॉग 2 x 0 to पाई बाई 2 है, ये i लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो 2i माइनस आई हो जाएगा, यानी कि ये बना i इक्वल टू माइनस, ओके यहाँ पे अपर लिमिट पाई बाई 2 और लोअर लिमिट 0, तो ये पूरा पाई बाई 2 हो जाएगा, यानी कि माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, पाई बाई 2 लॉग 2, ये i का वैल्यू है. i हमने क्या कंसिडर किया था, 0 to पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स, और हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, 0 to पाई बाई 2 लॉग ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल होता है, माइनस 0 to पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स. हमने सिर्फ इसको i कंसिडर किया था, ये अपना i है, आप देख सकते हो, और इसके आगे अगर माइनस लगा दूंगा तो वो लॉग ऑफ कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होगा फ्रॉम 0 to पाई बाई 2, यानी कि इसके आगे माइनस लगाएंगे तो इसका आंसर होगा 0 to पाई बाई 2 लॉग ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स, यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बट अगर आप आराम से देख के करोगे तो हो जाएगा. ओके, इस क्वेश्चन में हमें इस इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है. सो इंटीग्रेशन क्या है, e रेज टू 10x सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक क्यूब एक्स साइन एक्स डी एक्स. ओके, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा e रेज टू 10x सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज प्लस सेक क्यूब एक्स को लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स, तो जो सेक एक्स लिखा इंटू सेक एक्स उसको 1 अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं इंटू साइन एक्स डी एक्स. राइट, सो फर्दर सिंप्लीफाई करने पे ये बनेगा e रेज टू 10x. देखो यहाँ पे 2 टर्म है और दोनों में ही सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक स्क्वायर एक्स कॉमन आ सकता है, इधर बचेगा 1 और इधर साइन अपॉन कॉस यानी कि 10. ओके, अब अगर मैं 1 प्लस 10x को t कंसिडर करता हूँ तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा. मतलब अगर t कंसिडर करें किसी फंक्शन को और उसका डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर में रहता है, फंक्शन के साथ रहता है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं इसको. सो मान लेते हैं 1 प्लस 10x इक्वल टू टी, इट मीन्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी कि यहाँ पे डी टी आएगा, यहाँ पे टी आएगा, और 10x की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 10x की जगह यहाँ से t माइनस 1 पुट कर सकते हैं, ये 1 राइट हैंड साइड जाएगा तो 10x इक्वल टू टी माइनस 1 बनेगा. सो सब्स्टिट्यूशन मेथड के बाद ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये बनेगा ई रेज टू टी माइनस 1 इंटू टी डी टी. ओके,
यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे u इंटू वी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू होता है, अगर u एंड v दोनों x के फंक्शन है तो, अगर ये t के फंक्शन है तो dt हो जाएगा, y के फंक्शन है तो dy हो जाएगा अकॉर्डिंगली। u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx इंटू dx। ओके, ये dx इस इंटीग्रेशन की वजह से, यानी कि u का डिफ्रेंशिएशन करके v का इंटीग्रेशन करके मल्टीप्लाई करना है और जो भी रिजल्ट आएगा उसका वापस एक बार इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे u कंसिडर कर रहा हूँ मैं t को, एंड v कंसिडर कर रहे हैं e रेस टू t माइनस वन को। तो एक बार वैल्यू पुट करके देखते हैं। वैल्यू पुट करूंगा तो ये बनेगा u एज इट इज, यानी कि t एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू t माइनस वन dt। देखो ये t के फंक्शन है इसलिए dt, अगर x के फंक्शन होते तो dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d ओवर dt ऑफ u, यानी कि t, u क्या है t, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू t माइनस वन dt इंटू dt। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो इसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर होगा, t को t से सब्सटीट्यूट करने के बाद। ठीक है, एक बार सिंप्लीफाई करते फिर आगे बात करेंगे। t इंटू ई रेस टू टी माइनस वन का ई रेस टू टी माइनस वन, राइट, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स होता है, तो ई रेस टू टी माइनस वन का ई रेस टू टी माइनस वन ही रहेगा, राइट, माइनस, अच्छा t का डिफ्रेंशिएशन वन होगा, t के रेस्पेक्ट में t का डिफ्रेंशिएशन वन, यानी कि यह है वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी माइनस वन। अभी इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी माइनस वन का हमने क्या देखा था, सेम ई रेस टू टी माइनस वन। ओके, सो ये बनेगा ई रेस टू टी माइनस वन डी टी। ठीक है, t इंटू ई रेस टू टी माइनस वन माइनस ई रेस टू टी माइनस वन का वापस से इंटीग्रेशन, वो ई रेस टू टी माइनस वन ही रहेगा, प्लस सी। ओके, यहां पे भी प्लस सी। ओके, ये इंटीग्रेशन करके हो गया, लेकिन t की जगह अभी क्या पुट करना, t माइनस वन की जगह अभी क्या पुट करना, 10x, राइट। सो ये बनेगा t की जगह 1 प्लस 10x एंड e रेस टू t माइनस वन की जगह e रेस टू 10x। ओके, t का वैल्यू है 1 प्लस 10x, e रेस टू ये बन रहा है 10x माइनस e रेस टू 10x प्लस c। ओके, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा e रेस टू 10x प्लस 10x इंटू ई रेस टू 10x माइनस ई रेस टू 10x प्लस सी। ई रेस टू 10x से ई रेस टू 10x गया तो बचा क्या, 10x इंटू ई रेस टू 10x प्लस सी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एट पी थीटा इज, यानी कि सर्किल के पी थीटा पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। सपोज ये वो पॉइंट है पी थीटा और इसका नॉर्मल कहाँ बनेगा, ये ऐसा नॉर्मल। ओके, ये पी थीटा इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है और टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो नॉर्मल होगी। ओके, और सर्किल का नॉर्मल हमेशा और सर्किल के सेंटर से पास होता है। तो सर्किल की इक्वेशन देख के पता चल रहा है कि सर्किल का सेंटर 0,0 है। सपोज ये रेडियस आर है, सपोज नहीं मतलब क्वेश्चन में गिवन है आर स्क्वायर मतलब रेडियस आर है। ओके, पी थीटा का मीनिंग क्या है, पी थीटा का मतलब है आर कोस थीटा आर साइन थीटा। कैसे, देखो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में या तो हम एक्स कोमा वाई के फॉर्म में पॉइंट कंसीडर करते हैं या फिर आर थीटा के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। तो ये ओरिजिन से अगर किसी पॉइंट की जो लेंथ है वो अगर आर है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ये लाइन सेगमेंट थीटा एंगल बना रहा है तो हम इसको आर कोस थीटा आर साइन थीटा कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे भी ये सेम सिचुएशन, ओरिजिन से इस पॉइंट की जहां पे नॉर्मल बना रहे हैं, ओरिजिन से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, आर है, और ये
मान लेते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बना रहा है, तो इस पॉइंट को मैं आर कॉस थीटा आर साइन थीटा कंसिडर कर सकता हूं, राइट? ओके, ओके, ये नॉर्मल है, इसका इक्वेशन फाइंड करना है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, ठीक है। अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना हो तो अगर 2 पॉइंट गिवन है तो लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे? सपोज अगर x1 y1 एंड दूसरा x2 y2, ये 2 पॉइंट गिवन है, तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। ओके, सो यहाँ पे x1 y1 0 0 है एंड x2 y2 आर कोस थीटा आर साइन थीटा है। अगर ये वैल्यू पुट करेंगे तो नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा, y माइनस 0 इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा x माइनस 0। आर से आर कैंसिल, तो ये बनेगा y कॉस थीटा इक्वल टू x साइन थीटा। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो y कॉस थीटा को राइट हैंड साइड भेजना है, तो ये बनेगा x साइन थीटा माइनस y कॉस थीटा इक्वल टू 0। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, ओके, क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144 विच मैक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। यानी कि इस कर्व पे इक्वल इंटरसेप्ट बनाने वाली टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, कर्व क्या है? नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144, राइट? अगर 144 को दोनों साइड डिवाइड करूंगा, 144 तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, राइट? ये एलिप्स है। ओके, और इन जनरल जो एलिप्स होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसमें टेंजेंट का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट? यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू तो एलिप्स से मिल जाएगा, लेकिन m का वैल्यू कहाँ से मिलेगा? m होता है टेंजेंट का स्लोप। सो m का वैल्यू फाइंड करने के लिए, अपने क्वेश्चन में m का वैल्यू फाइंड करने के लिए एक क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि ये टेंजेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है। अच्छा, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ए एंड बी का इंटरसेप्ट कोई लाइन बनाती है तो उसका इक्वेशन होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ओके, दिस इज लाइन making A and B intercept on coordinate axis। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है, यानी कि A एंड B इक्वल है, तो इसका मतलब x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू 1। 1 अपॉन ए कॉमन आके राइट हैंड साइड जाएगा तो ये बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू ए, यानी कि y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए। इसको अगर मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूंगा तो m का वैल्यू -1 आ जाएगा। ओके, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट अगर कोई लाइन बनाती है तो उसका m इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, m का वैल्यू आ गया, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? टेंजेंट इक्वल टू, टेंजेंट का इक्वेशन होगा y इक्वल टू एम एक्स, एम कितना है? -1 एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर 16 -1 स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर कितना 9, 16 प्लस 9 होता है 25, 25 का रूट कितना होगा 5। सो ये बनेगा y इक्वल टू -x प्लस -5, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू प्लस -5। ये टेंजेंट की दो इक्वेशन।
मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बनाने वाली इस कर्व पे 2 टेंजेंट्स मिलेगी। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। ठीक है, सिर्फ एक ही टेंजेंट का इक्वेशन ऑप्शन में, x + y = 5। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, इस क्वेश्चन में इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन गिवन है px + q log x - 3 + r log x - 2 + c, एंड हमें पी क्यू आर का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं, जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको इस सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करके पी क्यू आर का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, सो इंटीग्रेशन क्या गिवन है? x² + 1 अपॉन x - 3 x - 2 dx। ओके, तो देखो न्यूमरेटर में x का मैक्सिमम पावर 2 है, डिनोमिनेटर में x का मैक्सिमम पावर 2 है। अगर ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो यहाँ पे x पावर 2 आएगा। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पावर सेम होता है या न्यूमरेटर में पावर ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है, तो हम इंटीग्रेशन करने से पहले डिवाइड करते हैं। ओके, सो न्यूमरेटर एज इट इज x² + 1, और डिनोमिनेटर में ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये बनेगा x² - 5x + 6 dx एज इट इज। ओके, सो डिवाइड कैसे करते हैं? एक तो रेगुलर मेथड है, या फिर दूसरा मेथड है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाओ। डिनोमिनेटर है x² - 5x + 6, एंड न्यूमरेटर में है x² + 1। ओके, देखो अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाना है तो x² - 5x, इसमें -5x है तो डिनोमिनेटर में भी -5x करना पड़ेगा, लेकिन -5x करेंगे तो फिर +5x भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिकली रॉन्ग नहीं होना चाहिए। देखो डिनोमिनेटर में +6 भी है तो इधर +6 भी करेंगे, लेकिन -6 भी साथ में करना पड़ेगा। ओके, सो आपको क्या दिख रहा है? x² - 5x + 6 -6 + 5x + 1, यानी कि x² - 5x + 6, इन साथ में -6 + 1 -5, राइट? तो ये बन रहा 5x - 5, एंड डिनोमिनेटर में x² - 5x + 6। ओके, अभी इसको अगर अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये होगा, इधर तो 1 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा? 5x - 5 अपॉन x² - 5x + 6। सो ये बनेगा 5x - 5 अपॉन x² - 5x + 6 dx। ठीक है, अच्छा 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, x होगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इसका अलग से इंटीग्रेशन ऐसे होगा, 5x - 5 अपॉन ये x² - 5x + 6 कहाँ से आया? यहाँ से, मतलब यहाँ से, यानी कि x - 3 और x - 2 को जब मल्टीप्लाई किया तब मिला। तो इसको वापस से मैं x - 3 x - 2 लिख रहा हूँ। तो सपोज इसको मैं a अपॉन x - 3 प्लस b अपॉन x - 2 कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये बनेगा 5x - 5 अपॉन x - 3 x - 2। तो x - 2 a के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि a इंटू x - 2 प्लस b इंटू x - 3, डिनोमिनेटर में x - 3 x - 2। ओके, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में डिनोमिनेटर सेम है। सो फाइनली ये बनेगा 5x - 5 = ax + bx, यानी कि a + bx -2a - 3a। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड कब होगा? जब x का कोफिशिएंट और इधर x का कोफिशिएंट सेम हो, यानी कि a + b = 5, एंड -2a - 3a = -5, -2a - 3a = -5। ओके, ये फर्स्ट रिलेशन, ये सेकेंड है। अगर इन दोनों को सोल्व करेंगे तो a एंड b का वैल्यू आ जाएगा। ओके, ये लीनियर इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। अगर इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ से a का वैल्यू 10 आएगा एंड b का वैल्यू -5 आएगा।
ओके, ज़्यादा स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा हूँ अलग से। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड करोगे तो ए से ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बी बचेगा। बी का वैल्यू फिर किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो ए का वैल्यू भी आ जाएगा। सो ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू -5 यहाँ से मिलेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए की जगह 10 लिखूंगा तो 10 अपॉन x माइनस 3, तो ये इसकी वैल्यू a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस बी -5 अपॉन एक्स माइनस 2 यहाँ पे पुट कर सकते हैं। मतलब अभी मुझे फाइनली किसका इंटीग्रेशन करना, 1 प्लस 10 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस नहीं -5 है ना, तो बार माइनस है, -5 अपॉन एक्स माइनस 2 का इंटीग्रेशन करना। और ये क्या होता है, 1 का होता है x प्लस 10 कॉन्स्टेंट बार आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का लॉग एक्स माइनस 3 प्लस -5 बार 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का लॉग मॉड एक्स माइनस 2 प्लस सी। ओके, अगर आप कंपेयर करोगे p क्या है, x का कोफिशिएंट यानी कि 1, q 10 एंड r यहाँ पे -5, सो 1 10 -5, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। ओके, क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ए बी सी फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 1/2 b माइनस सी अपॉन साइन 1/2 a। ओके, किसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, कॉस b माइनस सी अपॉन 2 अपॉन साइन a/2। ओके, तो इस क्वेश्चन को किस लॉजिक से करें, मतलब कहाँ से स्टार्ट करें। देखो यहाँ पे ये ए बी सी ट्राइंगल के एंगल है, तो एंगल को हमें साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। तो एंगल और साइड का फॉर्म में सारे रिलेशन, जितने भी रूल्स देखे थे वो सारे एंगल और साइड में रिलेशन के हैं, पर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है साइन रूल। कोसाइन रूल में स्क्वायर आता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो इसको हम साइन रूल से सोल्व करेंगे। और साइन रूल क्या होता है, व्हाट इज साइन रूल, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, राइट। सपोज लेमड़ा, दिस इज इक्वल टू लेमड़ा। अगर ये तीनों इक्वल है तो किसके इक्वल है, मान लेते वो लेमड़ा के इक्वल है। ठीक है, तो अभी इसको साइन रूल से सोल्व करेंगे। साइन रूल से मतलब यहाँ पे साइन a/2 की जगह कोस b माइनस c/2 की जगह साइन a साइन b और साइन c का फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, तो सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करना स्टार्ट करते। कॉस b माइनस c/2 अपॉन साइन a/2। मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर को 2 cos a/2 से मल्टीप्लाई एंड 2 cos a/2 से डिवाइड कर रहा हूँ। मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में cos a/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि साइन रूल अगर अप्लाई करना है तो वो फुल एंगल पे लगेगा, हाफ एंगल पे नहीं, a/2 पे नहीं लगता है। साइन a साइन b साइन c यानी कि a b c पे लगेगा। तो इसको साइन a बनाने के लिए मैंने 2 cos a/2 से मल्टीप्लाई किया इधर। तो डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, डिनोमिनेटर में बन रहा है 2 sin a/2 cos a/2 विच इज साइन a। ओके, साइन a इक्वल टू 2 sin a/2 cos a/2। ओके, साइन टू थीटा के फॉर्मूले से। न्यूमरेटर में क्या बनेगा, न्यूमरेटर में बनेगा 2 cos a/2 cos b माइनस c/2। ठीक है, देखो यहाँ पे ए बी सी ट्राइंगल के एंगल है, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी यानी कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम पाई होगा। तो a इक्वल टू किसके इक्वल होगा, पाई माइनस बी प्लस सी के, राइट। अगर मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा π/2 माइनस b प्लस c/2, राइट। यानी कि a/2 की जगह में b प्लस c/2 पुट कर सकता हूँ। तो न्यूमरेटर में a/2 की जगह π/2 माइनस b प्लस c/2 पुट कर रहा है, cos b माइनस c/2 एज इट इज। ओके, और डिनोमिनेटर में साइन a एज इट इज। ओके, cos π/2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये बनेगा साइन b प्लस c/2 cos b माइनस c/2 अपॉन
साइन ए एज इट इज। ओके, यहाँ पे मैंने क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ओके, 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 कॉस बी माइनस सी बाई 2, ये सी डी फॉर्मूला जैसा दिख रहा है, जहाँ पे सी की जगह बी है, डी की जगह सी है। 2 साइन बी प्लस सी बाई 2 कॉस बी माइनस सी बाई 2, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन बी प्लस साइन सी का। सो न्यूमरेटर में होगा साइन बी प्लस साइन सी अपॉन साइन ए। ओके, क्या क्या यहाँ पे, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। सो ये फॉर्मूला रिवर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 जैसा फॉर्म दे रखा है, और इसको किस में कन्वर्ट किया, फिर साइन सी प्लस साइन डी में। ओके, सी की जगह यहाँ पे बी है एंड डी की जगह सी है, अकॉर्डिंगली चेंज किया। अच्छा देखो, अभी फुल एंगल आ गया, अभी साइन रूल अप्लाई कर सकता हूँ। ये सब हमने क्यों किया था, ताकि हमें साइन में फुल एंगल में फॉर्म मिले, क्योंकि अगर साइन रूल अप्लाई करना है, यानी कि एंगल को अगर साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो फिर यही तरीका है। तो अब देखो, यहाँ से साइन बी का वैल्यू, ये साइन बी, अगर मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करूंगा, इन दोनों को सोल्व करूंगा। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने लेमड़ा लिया ना, इसको 1 अपॉन लेमड़ा भी ले सकते हैं, यानी कि ये कोई कांस्टेंट है, मतलब ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू समथिंग। समथिंग क्या, कुछ भी हो सकता है, लेमड़ा हो सकता है, 1 अपॉन लेमड़ा हो सकता है। तो आप लेमड़ा भी रख सकते हो, 1 अपॉन लेमड़ा भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेमड़ा ही रखते हैं 1 अपॉन लेमड़ा। बी अपॉन साइन बी इक्वल टू लेमड़ा मीन्स साइन बी इक्वल टू बी अपॉन लेमड़ा। ओके, साइन बी इक्वल टू बी अपॉन लेमड़ा प्लस, वैसे साइन सी हो जाएगा सी अपॉन लेमड़ा, साइन ए हो जाएगा ए अपॉन लेमड़ा। 1 अपॉन लेमड़ा न्यूमरेटर से कॉमन आएगा और वो इधर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा 1 बी प्लस सी अपॉन ए। ओके, सो यही आंसर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट।